गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज के अपने इस वीडियो में हम अपने हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर इन द अर्लियर सिटीज़ यानी आरंभिक नगर को डिस्कस करेंगे। इस पर हमने क्विज किया था, इसके क्वेश्चन भी हम बारी बारी देखते हैं। आइए शुरू करें। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड हड़प्पन सिटीज़ डेवलप? हड़प्पा शहर कब विकसित हुए? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। एनसीईआरटी की अपनी बुक को हम फॉलो करें तो वहाँ पर बिल्कुल पहले पेज में ही यहाँ पर साफ तौर पर मेंशन है ये जो हड़प्पा सिटीज़ हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के ये जो शहर हैं, ये डेवलप हुए 4700 साल पहले, अबाउट 4700 ईयर्स अगो दी सिटीज़ वर डेवलप। और ये जो हड़प्पन सिटीज़ हैं ये डेवलप हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट के भारतीय उपमहाद्वीप के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। हम मैप में क्लियरली इसको देख सकते हैं। भारत के इस मैप में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप कहा जाता है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2 बड़े नगर हड़प्पा और मोहनजोदारो, इन दोनों नगरों को इंडस वैली सिविलाइजेशन की ट्विन कैपिटल कहा जाता है, जुड़वा राजधानी कह सकते हैं। सबसे मेजर टाउन्स थे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के। इंडस यहाँ से बहने वाले रिवर है जिसके किनारे ये सारे नगर डेवलप हुए, और इसी इंडस रिवर की वजह से, इस इंडस रिवर की वजह से ही इस पूरी सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सारे नगर या तो इंडस या उसकी जो बाकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके इर्द गिर्द ही बसे और डेवलप हुए। तो हमने देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो नगर थे, जो शहर थे, उनकी शुरुआत हुई लगभग 4700 साल पहले, 4700 ईयर्स अगो ये शहर डेवलप हुए। यही हमारे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है और पहला ही ऑप्शन इसका सही है। ये शहर डेवलप हुए लगभग 4700 साल पहले। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। फ्रॉम वेयर डिड द हड़प्पन गेट कॉपर? बच्चों, हड़प्पा सिविलाइजेशन एक बहुत ही डेवलप सोसाइटी मानी जाती है और दुनिया के सबसे पहले प्लान्ड सिटीज़ में और अर्बन सोसाइटीज़ में इसकी चर्चा की जाती है। और इस सभ्यता में रहने वाले लोग, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो बहुत सारे मेटल्स के, बहुत सारी धातुओं के इस्तेमाल से परिचित थे, उनका इस्तेमाल करते थे। अब ये धातुएं उन्हें कहाँ से मिलती थी, आसपास के किन क्षेत्रों से वो उसे प्राप्त करते थे, इसके बारे में ही हमारा ये प्रश्न है। अपने इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम थोड़े से अपने चैप्टर की तरफ जाते हैं। हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो मिले हुए जितने भी अवशेष हैं, जब उनमें देखते हैं, खुदाई में जो चीज़ें मिलती हैं, हमें दिखाई देता है कि बहुत सारे हड़प्पन टूल्स हमें मिले, और उसमें तांबे के बने हुए बहुत अलग अलग आकार के, प्रकार के जो यंत्र हैं, टूल्स हैं, ये हमें अवशेष में मिले, जो ये बताते हैं कि इस सिविलाइजेशन के लोग तांबे यानी कॉपर के बने हुए बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल करते थे, उन्हें बनाते थे। अब ये मेटल बनाने के लिए उन्हें जो रॉ मटेरियल था, जो कच्चा माल था, वो कैसे मिलता था? ये कच्चा माल प्राप्त करने के लिए वो अपने आसपास के क्षेत्रों पर निर्भर करते थे। हड़प्पन जो लोग थे, हड़प्पन्स प्रोबेबली गेट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। राजस्थान में बच्चों ये जो क्षेत्र है जहाँ पर अभी भी कॉपर माइंस मिलती हैं, खेतड़ी और उसके आसपास की जगह, यहीं से उस दौर में भी राजस्थान में कॉपर मिलता था, तांबा। और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, भारतीय क्षेत्र में ही थे, तो ये नज़दीक से, इसी स्थान से यानी राजस्थान के इस नज़दीकी हिस्से से ये कॉपर प्राप्त करते थे। हालांकि राजस्थान के अलावा दूसरे और क्षेत्रों से भी, यहाँ पर दूसरे एक जगह का नाम भी है, इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया में सागर में थोड़ी दूरी पर हमसे एक देश है, यहाँ पर जहाँ मैं ये सर्कल कर रहा हूँ, रेड सर्कल, यहाँ पर दिखाई दे रहा है देश ओमान। इस ओमान से भी संपर्क था बाय सी रूट। देख सकते हैं इस डायग्राम में, इस चित्र में दिखाया भी गया है कि सी रूट से संपर्क है हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का, और वो यहाँ से भी कॉपर प्राप्त करते थे। यानी इनका संबंध बाहर के क्षेत्रों से भी था, आसपास के देशों से भी इनका व्यापार हुआ करता था। और जैसा मैंने आपसे कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो बहुत ही डेवलप लोग माने जाते हैं, और बहुत तरह के मेटल्स का वो इस्तेमाल करते थे, चाहे वो टिन है, कॉपर है, और प्रीशियस मेटल यानी जो बहुमूल्य किस्म की जो धातुएं हैं उनका भी ये इस्तेमाल करते थे, सिल्वर और गोल्ड जैसी भी। अभी हमें बात करनी है केवल कॉपर की, और कॉपर उन्हें मिलता था मस्कट का जो क्षेत्र है, ओमान देश, वेस्ट एशिया में पड़ने वाला, ओमान से मिलता था। और हमारे देश में राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ से भी नहीं मिलता था। हमारे क्वेश्चन में बाहर की जगहों का चर्चा नहीं है, भारतीय क्षेत्रों की बात की गई, राजस्थान, मुंबई, केरला एंड दिल्ली, दीज आर द ऑप्शन। और यहाँ पर हमने अभी पढ़ा कि राजस्थान वो क्षेत्र था जहाँ से हड़प्पन लोगों को कॉपर यानी तांबा मिलता था। इस क्वेश्चन के बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में, हाउ मेनी स्टोरीज ऑफ हाउसेज वर जनरली फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़? हड़प्पा के जो शहर हैं उन सामान्य रूप से कितने भवन, कितनी मंजिलें वहाँ पर बनाई जाती थी?
4 to 5, मल्टी स्टोरीड 1 और 2 स्टोरीज, नन ऑफ दीज आर द ऑप्शंस। बच्चों इस चैप्टर में जब हम इसे पढ़ते हैं तो बहुत स्पष्ट तौर पर इसके बारे में लिखा मिलता है कि जो यहाँ पर बनने वाले मकान थे, दीज आर जनरली आइदर 1 और 2 स्टोरीज हाउस। ये एक या दो मंजिले की इमारतें होती थी। यहाँ पर इसके लेआउट को भी देख करके हम समझ सकते हैं, बगल में ये जो फिगर दी गई है, चित्र बनाई गई है, इसमें देख सकते हैं कि जो मकान बनाए गए थे वो 2 मंजिला भी हैं और 1 मंजिला भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर बनाए गए मकानों में जो कोर्टयार्ड का एरिया है और सेपरेट वहाँ पर बाथिंग के लिए यानी कि स्नान घर के लिए भी अलग से व्यवस्था थी उनके मकानों में, और जो पानी की सप्लाई है उसका भी ध्यान रखा जाता था। कुएँ वगैरह भी कई सारे मकानों में मिलते हैं, उनकी जो अवशेष मिले हैं उनसे हमें जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर बने हुए जो मकान थे वो ज़्यादातर सामान्य रूप से या तो 1 मंजिले थे या 2 मंजिले थे। 1 और 2 स्टोरीज़ यहाँ पर बनाई जाती थी। 1 और 2 स्टोरीज़ 1 या 2 मंजिले थी, ये सही उत्तर है। 4th क्वेश्चन की तरफ चलें। दिस इज द 4th क्वेश्चन। हु सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज़। शहरों में शिल्पकार, लेखक और शासकों के लिए भोजन की आपूर्ति कौन करता था। बच्चों ये जो नगर था, क्योंकि यहाँ पर नगरीय सभ्यता थी, एक अर्बन सोसाइटी थी, तो बहुत तरह के यहाँ पर काम किए जाते थे। आप देख सकते हैं बहुत तरह के शिल्प कलाएँ थी, क्राफ्ट पर्सन थे, लेखक, और यहाँ पर जो लीड करने वाले जो रूलर्स थे उनका भी स्थान था। तो उन सभी के लिए खान पान की व्यवस्था कौन करता था या खाने पीने की चीज़ें किस प्रकार से उपलब्ध होती थी। हमें सिविलाइजेशन में देखते हैं तो 2 और महत्वपूर्ण काम यहाँ पर दिखाई देते हैं हमें। एक तो जो लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, वो फसलें उगाते हैं, ग्रू क्रॉप्स एंड रेयर्ड एनिमल्स, अपने जानवरों को चराते थे, यानी कि फार्मर्स और हर्डर्स, चरवाहे और किसान, ये 2 महत्वपूर्ण हिस्से थे इन क्षेत्रों में भी। और यही खान पीन की जो चीज़ें थी, जो सप्लाई था फूड का, सप्लाई करते थे क्राफ्ट पर्सन को, स्क्राइब्स को, रूलर्स को। यानी प्राइमरी जो आवश्यकताएं हैं, जो प्राथमिक आवश्यकताएं जीवन की हैं, भोजन, कपड़ा, ये सारी चीज़ें जो आपूर्ति करने की जो जगह हैं, वो महत्वपूर्ण कार्य किए जाते थे किसानों के जरिए और हर्डर्स के जरिए, यानी चरवाहों और किसानों के जरिए। ये जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं ये पूरी होती थी सभी की, चाहे वो रूलर्स हों, चाहे वो स्क्राइब्स हों यानी लेखक हों, या क्राफ्ट पर्सन यानी शिल्पकार हों। हमने अभी बात की फार्मर्स और हर्डर्स की। दिस इज द राइट आंसर। नाउ 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन इज अबाउट हड़प्पन वेयर नॉट अवेयर ऑफ कॉटन। हड़प्पा के लोग कपास से परिचित नहीं थे। ये एक फैक्ट है, हमें बताना है ये फैक्ट ट्रू है और फॉल्स है, यानी ये सत्य है या असत्य, ये इस फैक्ट को हमें जानकारी इसकी देनी है। जब हम कॉटन की बात करते हैं तो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के अपने मैप को याद रखना पड़ेगा। इसमें जो बहुत सारी साइट्स हैं, हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, इनके बहुत सारे के नाम पढ़े हैं। वहीं पर मेहरगढ़ नाम की भी एक जगह की चर्चा होती है, और मेहरगढ़ वो जगह है जहाँ पर कॉटन को माना जाता है कि कॉटन सबसे पहली बार यहीं पर उगाया गया। अबाउट 7000 ईयर्स अगो, लगभग 7000 साल पहले कॉटन मेहरगढ़ के इस इलाके में उगाया गया। और क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन का ही है, यानी हड़प्पन लोगों को कॉटन की जानकारी थी, वो इसको उगाते भी थे और इसका इस्तेमाल भी करते थे। यानी अब हम क्वेश्चन में आए, यहाँ बताया गया है हड़प्पन्स वेर नॉट अवेयर ऑफ कॉटन, वो कॉटन से परिचित नहीं थे। ये ट्रू फैक्ट नहीं है, यानी ये ट्रू फैक्ट नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ये फॉल्स है। जो हड़प्पन लोग थे वो कॉटन के इस्तेमाल से, उसको उगाते भी थे और उसके इस्तेमाल से पूरी तरीके से अवेयर थे, पूरी तरीके से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। विच मेटल वेयर द मोस्ट ऑफ थिंग्स फाउंड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट मेड ऑफ। किस धातु से बनी चीज़ें सबसे ज़्यादा मात्रा में पुरातत्वविदों को इस इलाके से मिली हैं। हमने बात की अभी शुरू में ही कि ये जो सिविलाइजेशन थी ये बहुत एक डेवलप सोसाइटी के तौर पर हम देखते हैं इसको, और यहाँ पर बहुत तरह के मेटल का इस्तेमाल करना वो जानते थे। हमने कॉपर के टूल्स की बात की थी। इसके अलावा जब हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो उसमें वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि बहुत सारे जो प्रीशियस स्टोन्स हैं उनका इस्तेमाल, यानी बहुमूल्य किस्म के जो रत्न होते हैं उनका इस्तेमाल भी किया जाता था आभूषणों को बनाने के लिए, और इसके अलावा ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल भी करना ये जानते थे। यानी बहुत ही विकसित सभ्यता थी ये, जहाँ पर मेटल्स के इस्तेमाल से और स्टोन्स के इस्तेमाल से वो परिचित थे। हमने कॉपर की बात की, गोल्ड की भी बात की, सिल्वर और स्टोन सभी का उपयोग करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग, यानी ऑल ऑफ दीज, दिस इज द राइट आंसर। ये सभी चीज़ों का उपयोग करते थे, सभी चीज़ों के उपयोग से परिचित थे, और वही चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को बाद में इन स्थानों की खुदाई से मिली हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। द ब्रिक्स इन हड़प्पा were laid in interlocking pattern and that
मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग। हड़प्पा की जो ईंटें हैं वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखी गई थी और इससे दीवारें मजबूत होती थी। ये भी एक फैक्ट है और इसको हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। बच्चों, अपनी टेक्स्ट बुक को अगर हम देखें तो क्लियरली हमें दिखाई देता है कि ये जो वॉल की फिगर है, इस फिगर में जो ईंटें रखी गई हैं, इन ईंटों को रखा गया है इंटरलॉकिंग पैटर्न में ही। और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी है। डिस्क्रिप्शन में हमें मिलता है द ब्रिक्स वेयर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। ये दीवारों को मजबूत बनाने के लिए इंटरलॉकिंग पैटर्न का इस्तेमाल करते थे और ईंटों को इंटरलॉकिंग पैटर्न में बनाया जाता था। ईंटों को लगा करके दीवारों का निर्माण किया जाता था। इंटरलॉकिंग पैटर्न को समझने के लिए आसान तरीका है, हम एक फिगर से समझ सकते हैं। पहली ईंट अगर हमने इस प्रकार से रखी तो दूसरी ईंट बजाय इसके ऊपर ही इसी तरीके से न रख करके हमने दूसरी ईंट इस प्रकार से रखनी है और वापस उसके बाद जो तीसरी ईंट आएगी वो इसके ऊपर फिर से इस प्रकार से आएगी। यानी ये इंटरलॉकिंग पैटर्न है, जो एक तरीका है। एक ईंट है, उसके ऊपर दूसरी ईंट उसी आकार में न रख करके उसको थोड़ा हम उसको रोटेट कर देंगे 90 डिग्री। उस तरीके से हम एक के ऊपर एक जो ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं, वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में रख करके, जैसा कि मैं फिगर में भी दिखाई दे रहा है कि पहली ये जो ईंट है नीचे वाली, इसको सीधे रखा गया और दूसरी वाली को पट इसके ऊपर रख दिया गया है। दिस इज इंटरलॉकिंग पैटर्न। और ये जो तरीका है ये दीवारों को ज़्यादा मजबूत बनाता है। हमने पढ़ा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो नगर थे वो बाहर से भी दीवारें बनाई जाती थी ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके लोगों की। तो ये मजबूत दीवारें बनाने के लिए ईंटों का वो इंटरलॉकिंग पैटर्न इस्तेमाल करते थे। दिस इज़ राइट फैक्ट। ये ट्रू है कि यहाँ के लोग इंटरलॉकिंग पैटर्न में ही ब्रिक्स को रख करके दीवारें बनाते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम वेयर डिड द बोट्स एंड शिप्स कम इनटू द सी एंड रिवर्स। बच्चों, हमने देखा शुरुआत में ही कि इनका जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं ये ओशंस में और सीज़ में भी इनका व्यापार होता था, दूसरे देशों के साथ इनका संपर्क था। तो इनकी जो बोट्स और शिप थी यानी नावें, जहाज़ें जो हुआ करती थी, वो किस प्रकार से नदियों से और सागरों से जुड़ी हुई थी और कैसे फिर वो नगरों से जुड़ जाती थी, इसको देखने के लिए भी अपनी बुक से हम देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर। यहाँ पर डॉकयार्ड्स की चर्चा है। अ डॉकयार्ड एट लोथल। लोथल एक बंदरगाह नगर माना जाता है, अभी वर्तमान में गुजरात में है। वहाँ पर डॉकयार्ड में जो टैंक्स होते थे वास्तव में ये जुड़े होते थे कनाल्स के जरिए और ये जुड़े होते थे नदियों और सागरों से, जहाँ पर शिप्स और बोट्स आसानी से यहाँ पर चली आएँ और यहाँ पर जो सामान लाई गई चीज़ें उनको अनलोड किया जाए और सामान लोड करके फिर इन्हें वापस नदियों और सागरों के जरिए दूसरे क्षेत्रों का, संपर्की क्षेत्रों की ओर भेजा जा सके। इस प्रकार से डॉकयार्ड वो क्षेत्र था जिसके जरिए ये जुड़ती थी। डॉकयार्ड, दिस इज द राइट आंसर। 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज 9th क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ सिटीज हैड द वेस्टर्न पार्ट। आपको बताना है यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या चीज़ें होंगी। हमने देखा है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के ज़्यादातर नगर हैं उनके दो हिस्से हुआ करते थे, वेस्ट और ईस्ट साइड की। अगर हम बात करें पूर्व और पश्चिम की, तो पश्चिम में बना हुआ जो हिस्सा था वो थोड़ा छोटा होता था साइज़ में और इसकी तुलना में जो ईस्टर्न पार्ट था वो बड़ा होता था। लेकिन ये जो छोटा हिस्सा वेस्टर्न साइड का है, इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती थी, ये ऊंची जगह होती थी और सामान्य रूप से ये किसी गढ़ की तरह, यानी कि वहाँ पर रहने वाले जो शासक थे, जो लीडर थे, उनके स्थान के तौर पर हमें दिखाई देती है। उनका वेस्टर्न साइज़ जो थी, उनका जो तरीका था वो स्मॉलर था वेस्टर्न साइड का और हायर था, छोटा और ऊंचा। दिस इज़ द राइट आंसर। अपनी टेक्स्ट बुक से भी हम इसे क्लियरली इस फैक्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बनाए गए जो वेस्टर्न साइड थी, हम देखते हैं कि जो सिटीज़ थी दे वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। कुछ के शहरों में 3 हिस्से भी हैं, सामान्य रूप से 2 हिस्से ही दिखते हैं। जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टवर्ड, स्मॉलर एंड हायर, ये ऊंची जगह होती थी और छोटी जगह होती थी और ये सामान्य रूप से सिटाडेल यानी कि गढ़ के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। हमने अपने सही उत्तर की पहचान कर ली है, स्मॉलर एंड हायर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 10th क्वेश्चन। द ग्रेट बाथ हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन। महान स्नानागार खोजा गया इनमें से किस स्थान पर। बच्चों, इनमें यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिली हुई सभी तरह की जितनी भी आकृतियाँ मिलती हैं उनमें एक महत्वपूर्ण स्थान मिलता है ग्रेट बाथ भी, एक महान स्नानागार जो कि मोहनजोदारो में मिला है। हमने भी पढ़ा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो 2 ट्विन कैपिटल्स कही जाती हैं, सबसे बड़े जो 2 नगर थे उनके, हड़प्पा और मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में हमें, मोहनजोदारो की लोकेशन यहाँ पर है। मोहनजोदारो में ये जो ग्रेट बाथ है ये हमारी टेक्स्ट बुक में भी मिल जाती है फिगर। ये यहाँ पर ग्रेट बाथ यानी बहुत एक बड़ा स्नानागार बनाया गया था। इसका स्विमिंग पूल के तौर पर इस्तेमाल करते थे लोग स्नान करने के लिए। रिलीजियस फेस्टिवल्स जब वो मनाते थे, धार्मिक उत्सव वगैरह के लिए, तब भी इसका इस्तेमाल करते थे। 2 तरफ से सीढ़ियाँ थी जाने के लिए, चारों तरफ यहाँ पर भवन बना करके रखे गए थे, आवास बने हुए थे लोगों के लिए। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण
फीचर है, वहाँ पर मिले हुए जो सारी चीज़ें मिली हैं, सारे अवशेष मिलते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो आर्किटेक्चर है उनमें से ये हमें ग्रेट बात मिलता है, और ये मिलता है मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो इज़ द राइट आंसर। बच्चों, इस प्रकार हमने अपने ये 3rd चैप्टर को डिस्कस किया क्विज फॉर्म में पूछे गए क्वेश्चंस के जरिए। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, इनके सारे क्वेश्चन भी। अपने पूरे चैप्टर को रिवाइज करते हुए हम इन सारे क्वेश्चन को देखें तो हमें सारा चैप्टर और उसका पूरा कॉन्सेप्ट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें क्लियर हो जाता है। इनके सारे क्वेश्चन विद करेक्ट आंसर आप अपनी नोटबुक में एज होमवर्क लिख लेंगे, ताकि जब आप फिर फाइनल एग्ज़ाम की तरफ जाएं तो ये चीज़ें आपको मदद करें जल्दी से चैप्टर को रिवाइज करने में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।